रात गुजर गई, फिजा के धुंधलक्के नमूदार हुए और मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। ना जाने किस वक्त अपने इस अमल का आगाज किया था और ना जाने जिस वक्त तक दौड़ रहा था, लेकिन जब रोशनी में कुर्बोजवार का मंजर देखा और यह एहसास हुआ कि मैंने दौड़ते रहने के बहुत से रिकॉर्ड कायम किए हैं तो खुद दंग रह गया। यूं महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ पांव मेरा साथ छोड़ गए हैं। कुर्बोजवार के माहौल में जिंदगी का कहीं नामो निशान नहीं है। ये सब कुछ बड़ा अजीब है और ये इलाका नाकाबिले फहम। मैंने हरचंदी को आवाज दी, लेकिन 12 आवाज देने के बावजूद हरचंदी का नामो निशान नहीं मिला। मैं ना जाने क्यों नर्वस सा हो गया। शायद इसकी बुनियादी वजह यह हो कि अब मेरी कुव्वत इरादी तो खत्म हो गई थी। मैंने एक जगह बैठकर बदन की थकन दूर करने की कोशिश की। देर तक इस कोशिश में मसरूफ रहा और अपनी जगह से उठा और चलने लगा। खुला मैदान, सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। मैं गिरता पड़ता चलता रहा और काफी फासला तय कर लिया, लेकिन अब गर्मी की शिद्दत जानलेवा हो रही थी। जमीन गर्म हो गई थी। दोपहर के बाद तो बिल्कुल निढाल हो गया। चट्टानी रास्ते तप रहे थे। सर पर कोई साया नहीं था। मुंह से हाय हाय की आवाजें निकलने लगी। शायद हरचंदी को गालियां भी दे रहा था और कह रहा था कि बदबख्त ने कहाँ मरवा दिया, लेकिन हरचंदी का कहीं वजूद था ही नहीं। मैं इस परेशान वक्त से गुजरता रहा। क्या करूं? बैठता तो बदन जलने लगता, चलता तो थकन साथ न देती। फिर तमाम कुव्वतों ने जवाब दे दिया। एक संगलाख चट्टान के पास पहुंचकर जमीन पर बैठ गया। टांगे अब बिल्कुल साथ नहीं दे रही थीं। शायद वो बेहोशी ही थी जिसने माहौल से बेखबर कर दिया। ना जाने कब तक तारी रही। होश तो आना ही था। पता नहीं वही जगह थी जहां बेहोश हुआ था या कोई और जगह। वक्त का भी सही तायुन नहीं हो पा रहा था। सूरज शायद छुप चुका था या पता नहीं क्या था। एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटे का राज था। कुर्बोजवार में कुछ बड़ी बड़ी झाड़ियां बिखरी हुई थीं। अचानक एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे से कुछ गिद्ध निकल आए। उनकी लंबी लंबी गर्दनें हिल रही थीं और उन्होंने अपने पर चादर की तरह फैलाए हुए थे। आसमान पर फैले हुए खामोश सन्नाटे की बिना पर वो बेहद भयानक लग रहे थे। फिर एक कितार में फैल गए और लंबी लंबी गर्दनें हिलाते हुए पैरों के बल मेरी जानिब बढ़ना शुरू हो गए। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे बहुत से नामालूम इंसान हाथ में हाथ डाले किसी की तरफ बढ़ रहे हों। मेरे हलक से एक वहशत भरी चीख निकल गई। खौफ ने मुझे दीवाना कर दिया। खौफ और जोश में डूबी हुई आवाज मुझे बेहद भयानक लग रही थी। फिर वो गिद्ध भी आगे बढ़ने से रुक गए और उनमें अबतरी फैल गई। वो पैरों के बल उछलने लगे और उछल उछल कर पीछे हटने लगे। मैं फुर्ती से एक गिद्ध के करीब पहुंचा तो उसने भयानक चीख मारी और फिजा में परवाज कर गया। वो सब एक एक करके उड़ने लगे और काफी देर तक मेरे सर पर चकराते रहे। खौफ मेरे रुएं रुएं में समा गया। रफ्ता रफ्ता में आगे बढ़ने लगा। फिर काफी फासले पर मुझे रोशनियां नजर आईं। इलाही, ये कैसी रोशनियां हैं? अचानक ही हरचंदी याद आया और मैंने नफरत भरी आवाज में कहा, गद्दार, कमीने, जादूगर, मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गया तू? मरवा दिया ना बुरे अहवाल में, और अब मेरी मदद को भी नहीं आता। मैं उन रोशनियों को निगाहों में रखे उनकी सीध में आगे बढ़ने लगा। काफी फासला तय हो गया, लेकिन रोशनियां उन्हीं गुंबदों में सजी हुई थीं। कुछ झंडे भी लहराते हुए नजर आ रहे थे। फिर मजीद कुछ फासला तय किया तो दरख्त भी देखे। मैंने अपना यह सफर जारी रखा और आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि यह अंदाजा हो गया कि किसी बुलंद पहाड़ी पर सीढ़ियां चढ़ाकर बुलंदी तक पहुंचाई गई हैं और वहां नजर आने वाला ये गुंबद किसी मजार का गुंबद है। दिल में कोई एहसास नहीं था, बस कदम आगे बढ़ रहे थे। थोड़े फासले पर कोई चीज बजाकर गाने और नाचने की आवाजें सुनाई दी। इंसानी आवाजें ही थीं। मैं तेज कदम उठाता हुआ झाड़ियों की दूसरी तरफ निकल आया। ये लोग जो गा बजा रहे थे अपने हाथों में मशालें लिए हुए थे। उन्होंने एक हल्का सा बना रखा था और उस हल्के के दरमियान मलंग रक्स कर रहे थे। उनके जिस्मों पर मुटियाले रंग की अबाएं थीं जो लहरें ले रही थीं। वो किसी कदर गहराई में थे और मैं बुलंद जगह जहां से मैं उन्हें देख सकता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके करीब पहुंच गया और वो इसी तरह गाते बजाते रहे। फिर मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। तब मुझे एहसास हुआ कि दरख्तों की छांव में लोगों ने अपने डेरे डाल रखे हैं। जगह जगह खाने पीने की तैयारियां हो रही हैं। ये मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन थे जो तमाम इंतजामात करके घर से निकले थे और यहाँ खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे थे। खासा हजूम था। लोगों ने दरियां बिछाई हुई थीं। एक जगह खाने पीने की अशिया लंगर के तौर पर बट रही थीं। मैं जल्दी जल्दी करीब पहुंच गया। भूख और प्यास की शिद्दत ने दीवाना कर रखा था। मैंने देखा कि वो लोग देग लिए बैठे हैं। उससे चावल निकाल निकाल कर दूसरों को दे रहे हैं। मैंने भी दोनों हाथ फैला दिए और चावल देने वाले ने चावल मेरे हाथों में डाल दिए। मुझे उनकी गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन भूख की शिद्दत हर एहसास पर हावी होती है। मैंने थोड़ा सा पीछे हटकर कुत्तों की तरह हाथों में ही वो चावल खाना शुरू कर दिए
और बहुत देर तक खाता रहा। लंगर खत्म हो गया। मैंने पानी की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। फिर एक तरफ पानी के बर्तन देखकर उठकर बैठ गया। थोड़े फासले पर पहुंचकर मैंने सिल्वर के गिलास में मटके से पानी लिया और पीने लगा। लेकिन अचानक ही मेरी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और मैं औंधे मुंह गिरते गिरते बचा। कमीने, नापाक गंदे वजूद, तूने सारा पानी गंदा कर दिया जो दूसरों के पीने के लिए था। मैंने क्या किया है भाई, बस थोड़ा सा पानी ही तो पी लिया है। मैंने कहा, ओ गंदे नापाक कमीने, ये पानी मुसलमानों के पीने के लिए था, तेरे लिए नहीं। मगर मैं भी तो मुसलमान हूँ। क्या तू मुसलमान है? हाँ। क्या नाम है तेरा? यूसुफ। अच्छा, तू मुसलमान है तो गैरत नहीं है तुझे? गैरत नहीं है। शर्म कर, गैरत कर। क्या मुसलमानी अमल करता रहा था तू? क्या इंसानों को इस तरह धोखा दिया जाता है? तू एक गंदे वजूद के हाथों में खेल रहा है और अपने आप को मुसलमान कहता है। तेरा सत्यानाश हो जाए। चल भाग यहाँ से और दफा हो जा। जाता है या नहीं? जाता हूँ, मगर सुनो तो सही, पहले मेरी बात सुनो। लेकिन उस शख्स ने फौरन ही एक छड़ी निकाली और बुरी तरह से मेरे बदन पर दे मारी। शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। अब इतना कमजोर भी नहीं था, ना ही बुज़दिल। इससे पहले जो जिंदगी गुजारी थी उसमें एक कहानी पोशीदा थी। एक लम्हे के लिए दिल में नफरत उभरी। मैं चाहता तो अपने साथ ये सलूक करने वाले को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। जब उसने कई छड़ियां मेरे जिस्म पर मार ली तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और छड़ी अपनी गिरफ्त में ले ली। फिर मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। कहीं ऐसा ना हो मैं अपना काम पूरा करने पर आ जाऊं और तुम्हें मेरे हाथों नुकसान उठाना पड़े। अपनी तमाम तर नसीहत लेकर बस मेरे सामने से चले जाओ। उस शख्स ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो मेरी निगाहों से ओझल हो चुका था। मेरे जिस्म पर जहां छड़ियां पड़ी थीं वहां जलन का शदीद एहसास हो रहा था। मैं वहां से थोड़ा सा हटकर एक जगह जा बैठा। मुझे पता नहीं था कि जिस दरख्त के पीछे जाकर बैठा हूँ उसके सामने की सिमत पर कोई कंबल ओढ़े सो रहा था। इसका अंदाजा तो मुझे बाद में ही हुआ, लेकिन मैं बैठकर एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। ये शख्स जो कुछ कह रहा है क्या वो सच है? जरा सा अपने आप पर गौर किया तो माजी के सारे दरीचे रोशन हो गए और उनकी रोशनी में मुझे अपना एक एक अमल नजर आने लगा। बहुत से ख्यालात दिल में आ रहे थे और मैं उन्हीं उलझनों का शिकार था कि कंबल ओढ़कर सोने वाला अपनी जगह से उठा। मुझे सरसराहटें महसूस हुई तो मैंने घूम कर देखा। एक दुबला पतला सा आदमी था, मामूली से लिबास में मलबूस, लेकिन उसके चेहरे पर उसकी आंखें बड़ी रोशन थीं। कहने लगा, ये बदबख्त, जब ज़मीर की आंख बंद हो जाती है तो बेनाई इतनी कमज़ोर हो जाती है कि देखना मुश्किल हो जाए। 21 छड़ियाँ खानी थी तुझे, 8 छड़ियों पर ही तूने रास्ता बंद कर दिया। आधी से आगे गुजर जाता तो तेरे दिल में ख्वाहिश पूरी हो जाती कि 21 पूरी हो जाएं। मैंने कहा, किससे कह रहे हो? क्या खुद कलामी के मरीज हो? नहीं, एक अंधे और बहरे को उसकी कहानी सुना रहा हूँ। कौन अंधा बहरा? मैंने कहा, तू और कौन? क्या मतलब है तेरा? 21 छड़ियाँ पूरी होनी चाहिए थी। 21 छड़ियाँ। गलाजत तेरे जिस्म से बह जाती और हो सकता है कि पाकीज़गी की हवाएं तेरे वजूद को छूने लगती, मगर नसीब नसीब नसीब। उस शख्स की बात कर रहे हो जो मुझे मार रहा था? हाँ, तो फिर क्या होता? 21 छड़ियाँ मारकर तेरे वजूद से वो गलाजत उतार रहा था जिसे तूने ना जाने कौन सी अलूम से अपने आप से लपेटा हुआ था। मुझे छड़ियाँ नहीं खानी थी। हाँ, अगर खानी होती तो खामोशी से खा लेता। वाकई तुझे ये छड़ियाँ नहीं खानी थी। चल तेरी मर्जी, तू जाने तेरा काम। उसने कंबल लपेटकर कंधे पर रखा और वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन ना जाने क्यों मेरे बदन में वह लर्जिशें छोड़ गया। मैं लेट गया, लेकिन दिल में एक खलिश बेदार हो गई थी। जिंदगी में पहले कभी माजी याद नहीं आया, लेकिन अब ना जाने क्यों माजी जहन में उजागर होने लगा और मैं सोचों में डूब गया। क्या वो जो कह रहा था सच कह रहा था? बदन पर पड़ने वाली छड़ियों की जगह पर अब भी तकलीफ हो रही थी। ये छड़ियां मुझे इसलिए मारी जा रही थी कि मेरे वजूद की ये गलाजतें पाक हो जाएं। क्या मेरे वजूद पर इतनी ही गलाजतें चढ़ी हुई थीं? गौर किया तो अंदाजा हुआ कि बात तो वाकई सच है। बहुत देर तक वहीं बैठा रहा और रात आहिस्ता से गुजरती रही। अब एक बार फिर वहां से चलना था। ये तो कोई काम नहीं होगा, अगर यहीं मर जाऊं। कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस दौरान ना जाने क्यों हर चंदी का ख्याल दिल में नहीं आया और मैं उसके ख्याल के बगैर ये सफर कर रहा था। जब तक हिम्मत साथ देती रही चलता रहा। फिर मुझ पर गनूदगी का गलबा हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। तब एक मकरू शक्ल मैंने अपने चेहरे के बिल्कुल करीब देखी। लंबी मुड़ी हुई मजबूत चोंच जो किसी खंजर की मानंद थी, मेरी पेशानी के बिल्कुल करीब। मैं फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा और मेरे सीने पर बैठा हुआ खौफनाक परिंदा खौफजदा होकर उड़ गया। एक लम्हे के लिए मेरे हलक से मशीनी अंदाज में चीखें निकली और फिर मैं अपनी जगह से उठा और दौड़ने लगा। मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। पूरे बदन में टीसें उठ रही थीं। लगता था जैसे सारे बदन की हड्डियां टूट गई हों। शायद नोकीले पत्थरों से मेरे जिस्म को चोटें भी लगीं और मैं खौफजदा अंदाज में चीखा, मदद करो, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।
लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं वहशत ज़दा निगाहों से चारों तरफ देखने लगा और एक बार फिर उठकर वहां से चल पड़ा। चारों तरफ पत्थरों के अंबार थे। फिर मेरी निगाहों ने एक अजीब जाविया इख्तियार किया और एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि शायद जिंदगी एक बार फिर मुझे आवाज दे रही है। चंद दरख्त थे, सरसब्ज व शादाब। उनकी शादाबी बताती थी कि आसपास कहीं पानी मौजूद है। उस वक्त पानी की शिद्दत से जरूरत महसूस कर रहा था। दिल में यह एहसास भी था कि शायद वो एक नजरी धोखा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। 10-12 दरख्त थे जो नारियल के दरख्त थे। बहुत से नारियल टूटे हुए जमीन पर पड़े थे। नारियल कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जिस पर अगर गौर किया जाए तो इंसान कुदरत की हर सिफ्त का कायल हो जाता है। कुदरत ने सहराओं में इंसानों के लिए जिंदगी मुहैया की है। छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उसमें गिजा और पानी महफूज कर दिया, और इस वक्त ये गिजा और पानी मेरे सामने था। ना सिर्फ ये बल्कि थोड़े फासले पर एक कुदरती चश्मा भी नजर आ रहा था। मैं फौरन ही उसकी जानिब लपका और इसके बाद मैंने अपने आप को चश्मे में डुबो दिया। उस चश्मे के पानी से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी बख्श दी हो। बमुश्किल तमाम मैं चश्मे के पानी से आधा बाहर निकला और इसके बाद मेरे होशो हवास ने फिर मेरा साथ छोड़ दिया। हालांकि मैं सोच रहा था पहले बदन को खूब ठंडा कर लूं, फिर माहौल बदल गया। सीने पर एक वजन का एहसास हो रहा था और वजन के उस एहसास ने मुझे वो गिद्ध याद दिलाया जो अगर मेरी आंखें चंद लम्हे ना खुलती तो ना जाने मेरे बदन में कहां कहां सुराख कर चुका होता। खौफजदा होकर मैं उठा तो एक नरम आवाज सुनाई दी, होश में आओ, तुम जख्मी हो, क्या कर रहे हो? मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो मेरे सामने एक बारिश शख्स बैठा हुआ था। स्याह दाढ़ी थी, आंखों में एक अजीब सी कशिश, सफेद लिबास में मलबूस। मेरे सीने पर उसी का हाथ रखा हुआ था। होश में आओ भाई, ये कोई खतरनाक जगह नहीं है, तुम महफूज हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कौन हो तुम? हसन अली है मेरा नाम, बस एक बंदे खुदा हूँ। पानी, मुझे पानी पिलाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। उस शख्स ने करीब रखे हुए एक मटके से तांबे के कटोरे में मुझे पानी पिलाया। फिर मैंने कहा, और मिल सकेगा? क्यों नहीं। पानी के कई कटोरे पीने के बाद मुझे एक सुकून का एहसास हुआ और मैंने हाथों का सहारा लेकर बैठने की कोशिश की। भूख लग रही है, उसने पूछा और मैं अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। वो अगर कुछ मिल जाए तो? हाँ क्यों नहीं। मुझे उम्दा किस्म के कुछ फल दिए गए जो लौकाट की शक्ल के थे और इसके साथ ही एक बर्तन में दूध भी पेश किया गया। मैंने फल खाने से पहले दूध पिया और दूध ने मेरे बदन में खासी तवानाई पैदा कर दी। इसके बाद मैं शुक्रगुजारी के अंदाज में देखते हुए फल खाने लगा। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया और उन दोनों चीजों को खाने के बाद मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मैंने कहा, आपने अपना नाम हसन अली बताया है भाई? हाँ। ये कौन सी जगह है जहाँ मैं मौजूद हूँ? यूनस कड़ी। क्या आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ कब और कैसे पहुंचा? भाई मैं तांगे में आ रहा था, काम से गया हुआ था कि यहाँ रास्ते में मैंने आपको पड़े हुए देखा। पहले तो मैं खौफजदा हो गया कि खुदा ना खास्ता कहीं आप जिंदगी से महरूम ना हो गए हों। फिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आपको उठाकर यहाँ ले आया। कितना वक्त हुआ? कल दिन की बात है। मैं इतने अरसे बेहोश रहा। हाँ, आप यहाँ तन्हा रहते हैं? तन्हा ही समझ लीजिए। करीब की एक मस्जिद में मौज़िन के फराइज अंजाम देता हूँ। भाई मोहब्बत है आपकी, आपने मेरे ऊपर एहसान किया। नहीं, एहसान की क्या बात है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप जिंदा सलामत हैं। बहरहाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप कौन हैं और क्या हैं। मैं अजीब सी निगाहों से उस शख्स को देखने लगा। कितनी नरमी है इसके लहजे में और इसके अल्फाज में। लेकिन क्या वाकई मैं इंसानियत से इतना भटक गया हूँ कि मेरे अपने दिल में कभी किसी के लिए ऐसा कोई अमल करने का ख्याल नहीं आता? हसन अली बहुत अच्छा इंसान था, उसने मुझे बड़ी अच्छी जिंदगी दी और मैं बड़ा पुरसुकून महसूस करने लगा अपने आप को। वो मस्जिद आबादी से फासले पर थी जिसमें हसन अली नमाज पढ़ाया करता। 2-3 दिन तो मैं यहाँ बहुत पुरसुकून रहा। फिर हसन अली ने कहा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे यूसुफ? मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन जुमला पूरा ना कर सका। खैर, मुसलमान हो, नमाज पढ़ना जरूरी है, अपने आप को इसके लिए तैयार कर लो। कोई झिझक हो तो बताना, मैं सारे काम करूंगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फिर उस दिन हसन अली जोहर की नमाज की तैयारियां करने चला गया और मैं आबादी से कुछ फासले पर बनी हुई उस छोटी सी झोंपड़ी नुमा जगह में से बाहर निकलकर एक तरफ जा बैठा। हर चंद के बाहर धूप फैली हुई थी और माहौल में तपिश थी, लेकिन सामने कुछ फासले पर एक घना दरख्त था जिसकी छांव मुझे बेहद पसंद थी। उस वक्त भी मेरे कदम उसी जानिब उठ गए और मैं खासा फासला तय करके दरख्त के पास आ गया। लेकिन यहाँ मैंने जो देखा उसे देखकर अचानक ही बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। वो 100% हरचंदी ही था और बड़ी अजीब शक्ल में नजर आ रहा था। उसने अपने सर पर एक अजीब सा टोप पहना हुआ था जिसमें 2 सींग उभरे हुए थे। गर्दन में लोहे की 2 बड़ी बड़ी जंजीरें लटकी हुई थीं। निचले बदन पर एक धोती नुमा कपड़ा लिपटा हुआ था। पूरे बदन पर कोड़ियों की मालाएं पड़ी हुई थीं जिसमें रंगीन धागे लटक रहे थे। उसके हाथ में एक लंबी सी लकड़ी थी जिसमें घुंघरू बंधे हुए थे। सीने पर मालाओं के दरमियान खोपड़ी का निशान बना हुआ था और एक हाथ में शंख था
जिसे उसने बड़ी एहतियात के साथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी। मैं उसे देखकर एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। फिर उसने गुर्राए हुए लहजे में कहा, रहाना गद्दार का गद्दार, हरचंदी मत ले मेरा नाम। हरचंदी मैं के बच्चे, तूने बड़े कमीनेपन का सबूत दिया। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हरचंदी मेरी बात तो सुन लो। कोई बात नहीं सुनूंगा मैं तेरी, सजा देने आया हूं तुझे, तैयार हो जाओ, उसने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरी बात सुने बगैर अगर सजा देना चाहते हो तो तुम्हारी खुशी, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जिन हालात का शिकार रहा हूँ, तुमने उन हालात में मदद करने से गुरेज किया, और अब अगर तुम मुझे उल्टा नखरे दिखा रहे हो तो भाड़ में जाओ। मेरे इन अल्फाज से उसके चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली रूनमा हुई। फिर मैं वापस पलटने लगा तो वो बोला, बात सुन, क्या लड़कियों की तरह नखरे दिखा रहा है? होश में आजा हरचंदी, मैं जुनूनी आदमी हूँ। अगर तुझे मेरा माजी नहीं मालूम तो जा पहले मेरा माजी मालूम कर ले, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। समझता तो हूँ अच्छी तरह से, पर क्या करूँ, तुझसे प्रेम हो गया है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। प्रेम का बच्चा, एक तो मैं हर तरह से तेरी हर बात मानता रहा, और ऊपर से तू मुझे नखरे दिखा रहा है। अरे बस, क्या बातें ही बनाया जाएगा। बहुत ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत कर, वरना मेरा दिमाग भी घूम जाएगा। तो फिर क्या करेगा मेरा? जो कुछ कर लूंगा तो उसका शुबा भी नहीं कर सकता। मगर दोस्तों में ऐसी बात कहाँ होती है, तू खुद सोच। मैं भाग रहा हूँ, कह चुका हूँ तुझसे कि ना जाने कैसी कैसी मुश्किलों का शिकार रहा हूँ। पागल, तू खुद ही गलत जगह जा निकला। कौन सी गलत जगह? अरे तू जानता है कि हमारी और इन मौलवियों की खूब चलती है, जो अपना अपना दीन धर्म अलग अलग रखते हैं, और वो मजार वाले। ऐसे लोग तो हमारे दुश्मन होते हैं। तू उनके इलाके में था, हम उनके इलाके में नहीं जा सकते। अब हम क्या करें कि तू जिधर सींग समाये भाग उठा। ऐसे मुंह उठाकर भागने के लिए थोड़ी कहा था तुझसे। जिस इलाके में तू जा घुसा वहां हमारे पैर नहीं जा सकते। मैं हैरत से हरचंदी को देखने लगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, क्यों हरचंदी, वहां तेरे पैर क्यों नहीं जा सकते? बताऊं तुझे? वो गुर्राए हुए लहजे में बोला और मैं हंसने लगा। हरचंदी, इसमें कोई शक नहीं कि तू बड़ा कमीना इंसान है। मैं तुझे अब बार बार बता चुका हूं कि वक्त गुजर गया, वो गुजर गया। अब मैं होश में हूं और किसी को भी खातिर में नहीं लाता। अपने आप को कुछ समझ रहा है तो समझना छोड़ दे, कुछ हासिल नहीं होगा तुझे। देख, मैं फिर तुझे बताए देता हूं कि मेरा मुकाम मामूली नहीं, मैं बहुत महान हूं, और आने वाला समय तुझे ये बता देगा कि हरचंदी क्या है। हरचंदी तुझे जो कुछ बताना चाहता है वो तू बनने से गुरेज कर रहा है। बाज आजा, मान ले मेरी बात। और अब तक तो जैसे मैंने तेरी बात मानी ही नहीं। कहाँ मानी है तूने मेरी बात? देख, मैं फिर ये अल्फाज कहूंगा कि भाड़ में जा। हरचंदी खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, अब निकल, इधर से निकल। हालांकि मैं यहाँ बहुत पुरसुकून हूँ, लेकिन खैर, तू कहता है तो मैंने पहले भी इससे इनकार नहीं किया। तू खुद ही गायब हो गया था, मैं क्या करता? अब तू गायब हो रहा है या नहीं? थोड़ी देर के लिए वो मियाँ जी आ जाएंगे और तुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगेंगे। डरता है तू, बुज़दिल है, डरपोक है। जवाब में हरचंदी मेरे पास आया और उसने अपने पैरों से एक जोरदार लात मेरी कमर पर मारी। मैं उछलकर कई फुट दूर जा गिरा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका वो रस्सी जितना पाँव इतना ताकतवर होगा। जमीन पर औंधे मुंह गिरा, दोनों हाथ टिकाकर अपने चेहरे को जमीन से टकराने से बचाया और सांप की तरह पलटकर सीधा हो गया। लेकिन ये क्या, मेरे सामने ना दरख्त था, ना हरचंदी, ना वो बस्ती, बल्कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ था और कुर्बो जवार में लोग आ जा रहे थे। छोटा सा प्लेटफॉर्म था। सीधा होकर बैठ गया। बैठकर सामने देखा तो हरचंदी भी मस्खरेपन से बैठा हुआ मेरा चेहरा देख रहा था। उसे देखकर मैं घुराए हुए अंदाज में उठ गया और उसने दोनों हाथ सीधे करते हुए कहा, मारेगा, मुझे मारेगा? चल ऐसा कर, जवाबी लात मार ले मेरे, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैं तुझसे कितना पिटता हूँ। मैं उसे घूरने लगा। हरचंदी हंसता हुआ बोला, अब हम दोस्त बन चुके हैं। तू मेरे लिए काम कर रहा है, वैसे बड़ा ही कमीना है तू। मैंने तुझे कैसे कैसे ऐश कराए हैं, ऐसी ऐसी हसीन कन्याओं को तेरे पहलू में ला डाला है, और तेरा रवैया ये है मेरे साथ। तूने मुझे लात मारी थी, दोस्ती की लात थी वो। तुझे यहाँ तक लाना जो था, पैदल चलता तो थक जाता, उसने कहा, और फिर दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने झुकते हुए बोला, क्षमा कर दे बाबा, और मुआफी कितनी दफा मांगू तुझसे? मैं उसे घूरता रहा। फिर हरचंदी बोला, अब तैयार हो जा, काम करना है तुझे। क्या काम करना है? बता दूं, अभी थोड़ी देर के बाद रेल आने वाली है। रेल में दोनों भाई सफर करेंगे। हरचंदी की बात पर मैं खामोश हो गया। गोया जमीर थोड़ा बहुत जागा था तो इस शैतान ने उसे एक दफा फिर सुला दिया। हरचंदी मेरे पास बैठा रहा। मैंने कई बार उससे पूछा कि अब हमें क्या करना है, लेकिन हर बार उसने यही जवाब दिया कि रेल आ जाने दे, बाद में बात करेंगे। यहाँ तक कि ट्रेन आ गई। हरचंदी मेरे साथ ही उठा था और हमारे सामने रेल का जो डिब्बा आकर रुका, हम दोनों उसी में सवार हो गए। ये एयर कंडीशनड डब्बा था। 2-3 घराने उसमें बैठे हुए थे। मैंने हरचंदी से कहा, इस डब्बे में सफर करने के लिए बहुत महंगा टिकट लेना पड़ता है। हरचंदी मुझे घूरता हुआ बोला, मुझसे कह रहा है ये बात? टीटी आएगा फिर मांगेगा, अपनी जेब में देखो।
उसने कहा और बेख्तियार मेरा हाथ अपनी जेब की जानिब चला गया। मेरी जेब में टिकट मौजूद था। रेल यहाँ सिर्फ चंद मिनट रुकी और उसके बाद आगे बढ़ गई। मैंने सबको देखा और फिर हरचंदी को देखने लगा जो मेरे बराबर में खामोश बैठा हुआ था। उसने कहा, इनमें से जितने हैं ना, उनमें से कोई मुझे नहीं देख सकता, अलबत्ता तुझे ये लोग देख सकती हैं। क्या इनमें से कोई तेरा शिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, तूने कहा था कि रास्ते में बताएगा। अच्छा सुन, अब हम लोग जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम शादपुर है। शादपुर, ये नाम सुना है मैंने। अरे बहुत बड़ा शहर है, बड़े बड़े आला दर्जे के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक, वहाँ जाकर क्या गुल खिलाएगा? जहाँ हम दो भाई चले जाएं, वहाँ गुलो गुलजार होने के सिवा और क्या होता है? बस तुझे थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी। क्या मतलब? देख, अब जो हमारा शिकार है ना, वो शादपुर में ही रहता है। कौन है, क्या नाम है उसका? मैंने सवाल किया। मिर्जा शमशाद बेग। है कौन? अपना आदमी है। शिकार क्या है तेरा? सारी बातें एक लम्हे में मालूम कर लेगा। क्यों, नहीं बताना चाहता? बेटा, ठंडी ठंडी करके खाती हैं, गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। तूने मेरे सारे वजूद को जला कर रख दिया है, जीवन बना दिया है तेरा। और अभी क्या है, जरा आगे आगे देख। हरचंदी महाराज की किस तरह हर जगह जय जयकार होती है। हरचंदी की जय जयकार होगी, मुझे क्या? तू हरचंदी का भाई जो होगा, साथी जो होगा। शादपुर में क्या करना है ये बता। मुझसे शमशाद बेग का नाम तो पूछ ही चुका है। हाँ, शादपुर में तुझे जो काम करना पड़ेगा मैं उसकी तफसील तुझे बता देता हूँ। और एक बात कान में खोल कर सुन ले कि करना वही है जो मैं कह रहा हूँ। वो मध्यम आवाज में मुझे बताता रहा कि शादपुर में मुझे क्या करना है। काम दिलचस्प था। जिंदगी का एक नया तजुर्बा देखूं, जरा इस तजुर्बे से मुझे क्या हासिल होता है। मुझे अंदाजा हो गया था कि यह शैतान आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं, जो किसी वक्त भी मेरे जिस्म में तहलील होकर मेरे दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। एक तवील सफर तय करने के बाद हरचंदी ने मुझे होशियार किया और बोला, अब ट्रेन रुकेगी तो शादपुर के स्टेशन पर ही रुकेगी। मैंने गर्दन हिला दी। ट्रेन की रफ्तार सुस्त हुई और फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन रुक गई। मैं और हरचंदी नीचे उतर आए। बहुत बड़ा शहर था, स्टेशन ही बहुत शानदार था। हम स्टेशन से बाहर निकल आए और फिर एक टैक्सी में बैठकर चल पड़े। मैंने महसूस किया कि हरचंदी की कुर्बत के बगैर कोई काम होना मुश्किल है। एक बार फिर मैं गलाजतों में आ लिपटा जिसमें मैंने इतना वक्त गुजारा था, और अब मेरे दिल में नदामत का जो एहसास बेदार हुआ वो नहीं था। हरचंदी खुद तो नजर नहीं आता था, मेरे लिए उसने बंदोबस्त किया और हम एक उम्दा होटल में क्याम पजीर हो गए। सिंगल बेड था, कमरा बहुत शानदार था। हरचंदी कहने लगा, अब ऐसा कर कि 4 से 8 दिन आराम से यहाँ क्याम कर, क्योंकि उसके बाद तुझे काम शुरू करना है। बहुत लंबा काम है। मैंने गर्दन हिला दी। हरचंदी ने काफी तादाद में मुझे करेंसी दी। लिबास भी बेहतरीन थे, चुनाचे खूब ऐश से जिंदगी गुजारने लगा। अलबत्ता जो काम शुरू करना था उसके लिए दाढ़ी जरूरी थी, चुनाचे मैंने हरचंदी की हदायत के मुताबिक शेव करना छोड़ दिया। इसके बाद मैंने सब कुछ हरचंदी के मुताबिक ही किया और आखिरकार मैं उस जगह पहुंच गया जहां मुझे अपना काम सरंजाम देना था। ये तो नहीं देखा मैंने कि कौन सी जगह है, अलबत्ता ये देखा कि बहुत से फकीर वहां बैठे रहा करते। रोजाना नए नए फकीर भी आ जाते और लोग उन्हें खैरात देने के लिए वहां आते। क्योंकि इतने दिन मैंने ऐशो आराम से गुजारे थे, इसलिए चेहरे का रंग भी बदल गया। हरचंदी आखिरी दिन जब मुझसे मिला तो वो बोला, चंदा, ऐसे होकर रह गए पूरे के पूरे काम, दिक्कत पेश आएगी। क्या मतलब? अरे तुम्हें फकीर का रूप धारना है, फकीर ऐसे होते हैं। ना मैं फकीर हूँ और ना फकीर बन सकता हूँ। तू क्या चाहता है? बाबा वो तो करो कम अज कम जिसकी जरूरत है। दाढ़ी बड़ी हुई है, मुंह पर मिट्टी उठाकर मल लेता हूँ, और क्या करूँ? हाँ ऐसा ही करो, और लो ये चादर तान लो ताकि बदन ढका ही रहे। बात याद है ना जो मैंने कही थी? सब याद है, मैंने कहा और दरख्त के नीचे बैठा रहा। ना जाने कितनी देर में इसी तरह चादर ओढ़े खामोश बैठा रहा। बहुत देर हो गई। फिर हरचंदी ने कहा, हिम्मत मत हारना, बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या नाटक करते हैं। तुझे इस वक्त एक फकीर का नाटक करना पड़ रहा है। बहुत होशियारी से काम करना। मैं हैरान था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हरचंदी ने जिन लोगों की निशानदेही की है वो कैसे आने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी कार मेरे सामने आकर रुकी। कार के पीछे पीछे एक लोडर भी था। लोडर में देगें रखी हुई थी। कुछ लोग नीचे उतरे और देगें संभाल ली गईं। कुर्बा जवार में बैठे हुए सारे फकीर अपनी जगह से खड़े हो गए। लोडर से उतरने वालों में से एक लंबी लंबी मूंछों वाले ने लंबी सी लकड़ी उठा ली और उसे सीधी करते हुए बोला, सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। अगर बगैर लाइन के एक भी गाड़ी के करीब आया तो छड़ियां मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा। हटो पीछे। उसने सबसे आगे वाले फकीर पर लकड़ी उठाई। वो सब सहम कर पीछे हट गए। कार में बैठे हुए लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। फिर कार से कुछ खवातीन नीचे उतरी। उम्दा लिबास में मलबूस उन खवातीन में से एक सबसे आगे वाली लड़की देखने के काबिल थी। उसके काले बाल घुंघराले थे और एक लम्हे में देखने से मसनूई मालूम होते। उसके टखनों तक लटके हुए, उन्हें बांध दिया गया था।
लेकिन बहुत सी आवारा लटें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। लिबास बहुत खूबसूरत था, शानों पर एक चादर ओढ़ी हुई। हरचंदी ने मुझे इसी लड़की के बारे में हदायत दी थी। चुनाचे चादर में थोड़ा सा झरोका बनाकर मैं उसे देखता रहा। फकीरों में खाना तकसीम किया जाने लगा। हर खाने के बाद लड़की का हाथ लगवाया जाता। लड़की के चेहरे के नकूश में कुछ अजीब सी कैफियत थी, खोया खोया सा अंदाज। यूं लगता था जैसे वो इस तमाम हंगामे से कोई वाकफियत न रखती हो। कितना दिलकश वजूद था उसका, लेकिन वो दूसरों के सहारे खड़ी हुई थी। मैं उसे हैरत से देखता रहा। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, कदूस खान, उन बाबा जी को खाना नहीं दिया? वो उठकर नहीं आए। कदूस खान वही मूंछ वाला आदमी था। ठहरो एक मिनट। ये एक भारी मर्दाना आवाज थी। फिर मैंने एक बुजुर्ग शख्सियत को नीचे उतरते हुए देखा। अच्छी जिसामत का मालिक था। वह बर्तन लेकर मेरे करीब पहुंचा और कहा, बाबा जी खाना खा लीजिए। मैंने हरचंदी के इशारे के मुताबिक अपनी चादर में हाथ डाला और वो थैली निकालकर खाने की प्लेट में डाल दी, जो चमड़े की बनी हुई थी और हरचंदी ने मेरे पास महफूज की थी। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझे रिज्क का तोहफा दे रहे हो, मेरी तरफ से भी ये तोहफा कबूल करो। उस शख्स ने हैरत से उस थैली को देखा, फिर बोला, बाबा जी खाना तो खा लीजिए। नहीं सरेआम खैरात कबूल नहीं करते हम, जाओ हमारा वक्त न बर्बाद करो। वो शख्स खामोशी से वापस मुड़ गया। अब पता नहीं उसने उस थैली का क्या किया। थोड़ी देर के बाद सारा खाना तकसीम हो गया और वो लोग चले गए। हरचंदी ने मेरे कान के पास सरगोशी की, कबूतर को दाना डाल दिया है। क्या मतलब? कबूतर का मतलब बताऊं या दाने का? दिल चाहे तो बता दे, वरना मेरे कान ना खा। फकीर तो बना दिया तूने मुझे। फकीर? अरे फकीर ही तो बादशाह होते हैं। तुमने देखा नहीं सब उन्हें शाजी शाजी कहते हैं। हाँ, और फिर शाजी को इस तरह रोप डालते हैं जैसे। बस बस छोड़, तू जज्बाती आदमी है। जज्बाती नहीं होते, बुरी बात है। चलो ठीक है, अब बताओ क्या करोगे आगे? मैंने कहा ना, दाना डाल दिया है कबूतर को और कबूतर आकर बैठने वाला है तेरे सर पर। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। कोई 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि वही कार फिर करीब आकर रुकी। उसमें से वो शख्स, उसके अलावा मूंछों वाला शख्स और 2 अफराद और उतरे और उधर आकर बार बार मुझे तलाश करते रहे। मैं उसी जगह बैठा हुआ था जहां वो लोग मुझे छोड़कर गए। वो सब मेरे करीब बैठ गए और उसी शख्स ने, जो उम्दा लिबास में मलबूस था, मुझसे कहा, बाबा साहब, आपने मुझे जो तोहफा दिया है वो बहुत कीमती है। मैं क्या करूं उसका? और तू जो तोहफा हमें दे रहा था उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? मैंने कहा, बाबा साहब, क्या आप हमें थोड़ा सा वक्त दे सकेंगे? वक्त कौन किसको दे सकता है? वक्त तो जिसके हाथ में है, और जो वक्त का मालिक है वही किसी को दे सकता है। हम दुनिया के रहने वाले ना किसी को वक्त दे सकते हैं, ना किसी से वक्त ले सकते हैं। बाबा साहब, मैं आपकी थोड़ी सी खिदमत करना चाहता हूँ। इसके पीछे भी तेरा मतलब छुपा होगा, हम जानते हैं और तू भी जानता है। हाल्ला। वो शख्स शिद्दत हैरत से गुंग रह गया। मैंने उस वक्त हरचंदी के बताए हुए उस नाम पर बिल्कुल गौर नहीं किया, लेकिन अब अचानक मुझे एहसास हुआ कि इस नाम के पस मंजर में कोई अहम बात पोशीदा है। और अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि उस लड़की का नाम हाला है, जिसके हाथों ये गिजा और नोट तकसीम कराए जा रहे थे। इसका मतलब है कि मैंने सही नाम लिया। वो लोग शिद्दत हैरत से गुंग थे। फिर खुश लिबास आदमी ने आगे बढ़कर कहा, बाबा साहब, आपको खुदा का वास्ता, आपको हमें वक्त देना ही पड़ेगा। मैंने उसे घूरते हुए कहा, बाबा क्या चाहते हो? कोई काम है हमसे? जी, आपने जिस मजलूम का नाम लिया है वो आपकी मदद की मुस्तहिक है। खुदा के लिए आप हमारी मदद कीजिए। आपने हमें तोहफे में हीरे दिए हैं। बाबा साहब, आपका तोहफा तो इतना कीमती है कि आप यहाँ साल भर इन फकीरों को खाना खिला सकते हैं। आपका भला फकीरी से क्या ताल्लुक? देने वाले इसी तरह दिया करते हैं। हमें हमारा कीमती हीरा बख्श दी, जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। उस शख्स की आवाज में भर्राहट पैदा हो गई। हरचंदी ने मुझसे कहा था कि मुझे इन लोगों के साथ जाना है। अभी सारी तफसीलात तो मेरे इल्म में नहीं आई थी, लेकिन जो आगाज हुआ था वो हरचंदी की मर्जी के मुताबिक ही था। वो शख्स मुसलसल मेरी खुशामदीद करने लगा तो मैंने झिलाई हुई आवाज में कहा, अच्छा अच्छा, चलते हैं, चलो। मैंने चादर समेटी और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद हम जिस हवेली में दाखिल हुए, हमसे मुराद ये कि मैं और मेरे साथ आने वाले, तो उसकी शानो शौकत देखकर मैं दंग रह गया। हवेली के मकीन बिला शक्को शुबा बहुत बड़ी हैसियत के हामिल थे। बेशुमार मुलाजमीन, चारों तरफ हंगामा आ रही। हवेली का अच्छा खासा महल मालूम होता था। मुझे रिहायशी हवेली के बगली हिस्से में बने हुए मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया, जहां एक बहुत बड़ा हॉल कमरा मेरे हवाले किया गया। 2 मुलाजमों के साथ फौरी तौर पर मुझे वहां मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ तक आते हुए मैंने हवेली की जो शानो शौकत देखी थी, उसे देखकर मैं दंग रह गया। फिर मुलाजमों ने मेरी खूब खातर मदारत की। मुझे लिबास भिजवाया गया, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को कबूल करके अपनी शख्सियत को ख़राब नहीं करना चाहता था। चुनाचे मैंने उनकी ये पेशकश मुस्तरद कर दी। मुलाजमों से भी मैंने अभी तक कोई काम नहीं लिया। अलबत्ता अपने कमरे से मुल्हिक गुसल खाने में जाकर मैंने अच्छी तरह गुसल किया। इन कामों से फारिग होकर मैं बैठ गया। सोच रहा था कि अब ये कमबख्त हरचंदी मुझसे यहाँ क्या कराना चाहता है।
मैंने तन्हाई पाने के बाद हरचंदी को आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। हरचंदी के नुमाइंदे की हैसियत अब मुझे यहाँ काम करना था और ये मालूम करना भी मेरी जिम्मेदारी थी कि हरचंदी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा था। क्योंकि वो लड़की हाला बिलाशुबा हुस्न जमाल में यकता थी और उसे बड़ी अजीब सी कैफियत हासिल थी। मैं उसके तस्वुर में खोकर लुत्फ लेने लगा। आने वाले वक्त में अगर वो लड़की मेरी गिरफ्त में आ जाए तो क्या ही दिलचस्प लम्हात गुजरें। लेकिन हरचंदी की हदायत का सिलसिला भी जरूरी था। रात को तकरीबन 8:30 बजे वही शख्स मेरे पास आ गया जो मुझे यहाँ लाया था। मेरे सामने दोजानू बैठ गया। हजूरे वाला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? यूसुफ है भाई हमारा नाम, और हम ये सोच रहे हैं कि तुम जरूर किसी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो गए हो। गलत फहमी कैसी सरकार? शायद तुम लोग हमें कोई बुजुर्ग या वली वगैरह समझ बैठे हो। ऐसी कोई बात नहीं, एक गुनाहगार इंसान है। हजूर इस बात को जाने दीजिए कि आप कौन हैं। आपका नाम क्या है भाई? मैंने सवाल किया। मेरा नाम मिर्जा इफ्तिखार बेग है। ठीक, आपके वालिद मिर्जा शमशाद बेग हयात हैं? जी अल्लाह के फजल से। कहाँ हैं? बस दीनदार आदमी हैं, अपने हुजरे में ही रहा करते हैं। ठीक जनाबे वाला, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में तफसीलात बताना चाहता हूँ। हाला के बारे में? जी हाँ। उसकी ये कैफियत कब से है और क्यों कर हुई? जनाबे वाला, वो एक जिंदगी से भरपूर लड़की है। बीए तक तालीम दिलाई। बीए के बाद खुद उसका दिल भी तालीम से उचाट हो गया और मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि हाला बहुत अच्छी लड़की थी, इंतहाई खुश मिजाज, जिंदगी की तमाम दिलचस्पियों में शामिल। लेकिन तकरीबन 1.25 साल से वो एक अजाब में गिरफ्तार हो गई और आप ये समझ लीजिए कि उस अजाब ने उससे उसकी सारी शख्सियत छीन। क्या मतलब? आप बताना पसंद करेंगे? आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? बहुत दिन यानी 1.25 साल पहले की बात है। बच्चे अमूमन सैर व सियाहत के लिए जाते रहते हैं। मेरे कुछ अजीज बाहर से आए थे, लड़के लड़कियां सभी थे उनमें। उन अजीजों के साथ हाला पिकनिक मनाने के लिए शहरी आबादियों से दूर एक खास मुकाम पर गई जो चनारपुर कहलाता है। चनारपुर दरख्तों का इलाका है। वहाँ कुछ मुगलिया दौर के खंडरात भी बने हुए हैं। उनके अकब में एक अजीमुशान कब्रिस्तान है और कहा जाता है बहुत से अजीमुशान अफराद की कब्रें वहाँ मौजूद हैं। वहाँ एक झरना है जो कुदरती है और एक पहाड़ी से चश्मों की शक्ल में निकलकर नीचे गिरता है। झरने से एक नदी बनकर दूर तक चली जाती है और आगे जाकर एक अजीम झील में तब्दील हो जाती है। झील के किनारे अजीमुशान बागात हैं और वहाँ का इलाका हमारे इस इलाके का सबसे हसीन हिस्सा है। यूं समझ लीजिए आप कि यहाँ पर यानी शादपुर में उससे खूबसूरत इलाका और कोई नहीं। लेकिन उस इलाके से मुतल्लिक कुछ अफसाने मैंने भी सुन रखे हैं। अफसाने? जी हाँ। अफसाने कैसे? हजूरे वाला, सुना था कि रात की तारीकियों में झील का पानी सुनहरा रंग इख्तियार कर जाता है, फिर उसके इर्द गिर्द रक्स व मौसीकी का समुंदर मौजजन हो जाता है। कुछ लोग जो इत्तफाकी तौर पर रात को वहां रुक गए थे, उन्होंने ये मंजर देखा और उनकी कैफियत और हालत अजीब हो गई। मैं खुद उनमें से 1-2 अफराद से मिला। बस यूं समझ लीजिए कि सहर ज़दा रह गए। जुबानें बंद हो गई हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं। उनमें से कुछ लोग साहिब हैसियत भी हैं और उन्होंने ना जाने क्या क्या इलाज करा डाले, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो सका। हाला भी वहां उन लड़कियों के साथ पिकनिक पर गई, लेकिन जब वो वहां से वापस पलटी तो खामोश खामोश। उस वक्त तो खैर बात समझ में नहीं आ सकी, लेकिन उस रात हाला को किसी से बातें करते हुए सुना गया। एक मर्दाना आवाज भी उसके कमरे से आ रही थी। हम लोग दंग रह गए और हमने ये महसूस किया कि कोई गलत हरकत हो रही है। हाला की माँ ने मुझे इस बारे में बताया और मैंने सिर्फ रुसवाई के खौफ से खामोशी इख्तियार की और इंतहाई एहतियात के साथ कमरे में झांका। हाला तो नजर आई शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस, लेकिन जिससे वो बातें कर रही थी उसका कोई वजूद नजर नहीं आया। हम लोग काफी देर तक इस इंतजार में रहे कि कोई कमरे से बाहर निकले तो हम उसका तिया पांचा करें, लेकिन सुबह हो गई और कोई ऐसा नहीं था जो वहां से बाहर निकलता। और इसके बाद बाहर से हमें मजबूरी में दरवाजा खुलवाना पड़ा। दरवाजा हाला ने नहीं खोला, वो तो गहरी नींद सो रही थी। हमारे पास कुछ ऐसे जराए थे जिससे हम दरवाजा खुलवा सकते थे। पूरे कमरे की तलाशी लेने के बावजूद वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं मिला। हमें सख्त हैरानी हुई क्योंकि हम सब ने एक मर्दाना आवाज कमरे में सुनी। खैर ये सारा सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद हाला के अंदर जो तब्दीली रूनमा हुई वो आपके सामने है। मेरी हंसती बोलती बच्ची ना जाने किस अजाब में गिरफ्तार हो गई है। आप यकीन करें मैं इस कदर गमजदा हूँ कि बयान नहीं कर सकता। बाबा साहिब, आप ये समझ लीजिए कि मैं अपनी बच्ची पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसका मर्ज मालूम हो जाए। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, मिर्जा इफ्तिखार बेग, क्या आपने किसी आमिल को दिखाया है? क्या अर्ज करूं, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करते हुए खौफ भी महसूस होता है। कई आमिल यहाँ बुलवाए गए, उन्हें बेहतरीन मुआवजे दिए मैंने, लेकिन वो रिवायती आमिल थे, कुछ कर धर नहीं सके, दौलत बटोरी चले गए। बाबा साहेब, मैं आपकी कोई खुशामद नहीं कर रहा। हकीकत यह है कि मेरे दिल ने अंदर से कहा है कि आप हमारी मुश्किलात का हल बन सकते हैं।
एक बार फिर मेरे सीने में कुछ खुरचन सी महसूस। ये कुदरत का अमल होता है। मैं तुम्हें ये बताऊं फैजान कि इंसान सारी कायनात से लड़ सकता है। अगर इंसान जमीर से जंग जीत ले तो आप ये समझ लीजिए कि वो चंगेज खान होता है, हलाकू खान होता है, हिटलर होता है, ना जाने क्या क्या होता है। बहरहाल सूरत हाल ये हुई कि मैंने बहुत सी बातें उस शख्स से कही और कहा कि मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। शमशाद बेग के बारे में मुझे बस इतना पता चला कि वो गोशा नशीन है। यहाँ की कई नशिस्तों में मेरी उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन बेगम शमशाद बेग जो दादी अम्मा के नाम से मशहूर थी और अपनी हरकत से दादी अम्मा ही लगती, एक दिन उस हवेली के लॉन पर मुझसे टकरा गई। तेजो तरार खातून जो जमाने कदीम की बेहतरीन नुमाइंदा नजर आती थी, मखसूस तर्ज का लिबास पहने आई और कमर पर दोनों हाथ रख के मुझे घूरने लगी। फिर इफ्तिखार बेग की जानिब रुख करके बोली, ए इफ्तिखार बेग, तू हमसे पहले सठे आ गया। अरे अभी तो तेरी उम्र कोई भी नहीं हुई, मगर तेरी हरकतों में अकल नाम की कोई चीज नहीं। क्या हो गया अम्मा भी, क्या हो गया? इफ्तिखार बेग ने घबराए हुए अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, ये मुआ मुस्टंडा कहीं का, तू इसे दरवेश और वली समझ कर लिया है। अरे इसकी शक्ल तो देख, चेहरे ही से लफंगा लगता है। तौबा तौबा, मेरा पर्दा भी खत्म करा दिया। मैं तो समझी थी कि कोई बाबा जी होंगे, सफेद रेश। अरे ये काली दाढ़ी जो है ना, ये तो बस ये समझ ले कि साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड अपने आप को छुपाने का। ये कोई शरीफ आदमी लगता है तुझे चेहरे से? आइए अम्मा भी, आप तो फजूल बातें करने लगी। क्या क्या होश में है या नहीं? पाँव की जूती उतारूंगी, सर पर तड़ लगाना शुरू कर दूंगी। अरे रुक तो सही, मैं इसे 2-4 सवाल तो कर लूं। बड़ी भी बार बार मिर्जा इफ्तिखार बेग के हाथ से निकल रही थी और मेरी जानिब लपक रही थी। मुझे दिल ही दिल में हंसी तो आ रही थी मिर्जा इफ्तिखार बेग की बौखलाहट पर और उनके किसी तरह मुर्गे की तरह बार बार अपने आप पर झपटने पर, लेकिन मिर्जा इफ्तिखार बेग उन्हें किसी न किसी तरह अंदर ले ही गए। मिर्जा इफ्तिखार बेग थोड़ी देर के बाद वापस आए, हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हो गए। हजूर, अगले वक्तों के लोग हैं, ये सोच भी नहीं सकते कि आप जैसा नौजवान आदमी इस तरह से कोई कारामद शख्सियत साबित हो सकता है। बस जाने दीजिए। अच्छा हजूर, अब आप खुद ही फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। हाला कहाँ रहती, आपको उनका कमरा दिखा दिया जाए? नहीं, हम किसी वक्त तन्हाई में उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। यहाँ एक हसीन बाग फैला हुआ था। यहाँ पहुंचकर मैंने हरचंदी को आवाज दी। ये सब क्या बात है? हरचंदी महाराज, हवेली में मैंने कई बार आपको पुकारा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। बता चुके हैं तुझे कि हवेली में मिर्जा शमशाद बेग मौजूद हैं और वो हमारा दुश्मन, मगर कोई ना कोई बात तो होनी चाहिए। बोल क्या बात है? अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? अरे बाउले, वही सब कुछ जो तू कर रहा है, जो हम तुझसे चाहते हैं। मुतमईन हो, ऐसे वैसे। अरे मजे कर मजे, हम खुश हैं कि तूने बड़ी कामयाबी के साथ मिर्जा इफ्तिखार बेग को अपने जाल में फांस लिया और मिर्जा इफ्तिखार बेग अपने हाथों से वो सब कुछ करने को तैयार है जो हम करना चाहते हैं। तो मैं ये काम शुरू कर दूं? सुन, एक बात बताएं तुझे, एक मुहावरा है कि ठंडी करके खाना अच्छी बात है। जब पहली बार ये लड़की तुझसे मिलेगी तो तू सिर्फ उसका जायजा लेना, 3-4 मुलाकातें करना उससे। अभी वक्त लगा, यहाँ जल्दबाजी की जरूरत नहीं, जल्दबाजी में काम खराब भी हो जाता है। ठीक है, जैसा चाहो, बस तो फिर थोड़ा सा इंतजार कर। और सुन, हवेली में मुझे कभी आवाज मत देना, वहीं से काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तुम इत्मीनान रखो हरचंदी, मैंने जवाब दिया। अरे हमें तो बहुत ज्यादा ही इत्मीनान है, बड़े काम का आदमी है तू। हरचंदी मुझसे खुश था। मैं वहां से वापस अंदर आ गया। गुरबो जवार में रहने वाले मेरा बड़ा एहतराम करते। कई मुलाजिम ये जान चुके थे कि मैं बड़ा पहुंचा हुआ दरवेश हूँ। उन्हें असलियत का पता ही नहीं था। जब भी मैं कभी बाहर निकलता, उनमें से कुछ मेरे आसपास भटकने लगते। फिर मुकर्ररा वक्त पर मिर्जा इफ्तिखार बेग हाला को लेकर मेरे पास आ गए। उस वक्त तो मैंने जिस आलम में देखा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन इस वक्त जब मैं उसे देख रहा था तो मेरे दिल को ना जाने कैसे कैसे एहसासात हो रहे थे और उसके अंदाज में एक बुर्दबारी थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर मैंने मिर्जा इफ्तिखार बेग को बाहर जाने का इशारा किया। वो बाहर निकल गया। मैंने हरचंदी की हदायत के मुताबिक आज सिर्फ हाला से मुलाकात रखी। वो खामोश रही तो मैंने उसे कहा, हाला बैठ जाओ। सुनो, अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसा एहसास है जो तुम किसी से बयान नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे हमदर्द की हैसियत से तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूँ। बोलो। मुझे यूं महसूस हुआ कि पत्थर का एक मुजस्मा मेरे सामने खड़ा हुआ है। वो बस पथराई हुई सी खड़ी थी। जहन में शैतानियत जन्म लेने लगी, लेकिन होशो हवास कायम रहे। मैंने अदाकारी शुरू कर दी। यूं ही होंठों को जुम्बिश दी, मुट्ठियों पर फूंका और उसके बाद मुट्ठियां उसके सामने खोल दी। उसने अब भी कोई जुम्बिश नहीं की। चंद लम्हात में ड्रामा करता रहा, सिर्फ इस ख्याल के तहत कि कहीं मिर्जा इफ्तिखार बेग मुझे देखने की कोशिश न कर रहा हो। एक जवान बेटी का बाप था। जवान बेटी को उसने मेरे पास भेज दिया। चुनाचे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, खास तौर पर इसलिए कि मैं भी एक जवान आदमी था।
میں نے اس کے گرد 3 ہاف دائرے کے چکر لگائے اور پھر دروازے کی جانب چل پڑا۔ بس اتنا کافی تھا۔ مجھے ایک دم محسوس ہوا جیسے کوئی فاصلے پر چلا گیا ہو۔ میں نے اس شخص کا لباس دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، وہ مرزا افتخار بیگ ہی تھا۔ غرض یہ کہ ساری صورتحال اب میری مٹھی میں آتی جا رہی۔ میں واپسی کے لیے پلٹا ہی تھا کہ مرزا افتخار بیگ مجھے سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا اور وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ جی بابا صاحب، آپ انہیں لے جائیے۔ میرا خیال ہے میں صورتحال کو تھوڑا تھوڑا سمجھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ ایسے معاملات میں وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو آپ جیسا حکم دیں، بس انہیں لے جائیے، لیکن انہیں مسلسل 7 بار آپ کو میرے پاس لانا ہے۔ ایک دن درمیان میں کر دیں گے، یا اگر کبھی کسی وقت کچھ اور زیادہ وقت لگ بھی جاتا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، جیسا آپ کا حکم۔ اور اس کے بعد وہ چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ دلکش شخصیت کی مالک تھی اور میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا شیطانی خیالات آتے رہے۔ پھر وقت گزر گیا۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں دن بھی وہ میرے پاس پہنچتی رہی اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب مرزا افتخار بیگ کو مجھ پر اطمینان ہوگی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ لڑکی کے انداز میں بھی کوئی اعتراض نہیں پایا۔ ہر چندی سے باغ میں ملاقات ہوئی اور اس نے کہا، سب کچھ مجھے پتا ہے، اس چیز کی پرواہ مت کرنا کہ میں کہاں ہوں۔ تو اپنے کام میں بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے اور اب زیادہ وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ ایک بات بتاؤ ہر چندی۔ ہاں بولو۔ مرزا شمشاد بیگ سے میری ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہوگی، اس بڈھے سے ملاقات بھی ہوگی تمہاری۔ وقت آنے دو، جب وہ بلبلاتا ہوا ہمارے پاس آئے گا اور یہ دیکھے گا کہ اس کی عزت و آبرو کا جنازہ نکل گیا ہے، تب ہم ذرا اس سے 2 ہاتھ کریں گے۔ ارے ان سسروں نے ہمارا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ایسا برباد کیا انہوں نے ہمیں۔ تم سوچو گے تو تمہیں دکھ ہوگا۔ ذرا مولوی منور کا حلیہ دیکھو جا کر۔ اور اس سے پہلے ہر چندی ایسے خاموش ہو گیا جیسے جس واقعے کا وہ تصور کر رہا ہو اس سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ چھٹے دن جب وہ آئی، میں نے مرزا افتخار بیگ سے کہا، کل کا دن مرزا صاحب آخری دن ہے۔ اب یہ 2 دن مجھے زیادہ وقت صرف کرنا ہوگا۔ کل سے یہ اپنی زبان سے بتائیں گی کہ انہیں کیا مشکل درپیش تھی۔ بابا صاحب، اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو کچھ دوں گا، بس آپ کے مرتبے کی بلندی کی دعائیں کروں گا۔ میں اتنی دعائیں دوں گا آپ کو کہ سمیٹی نہ جائیں گی آپ سے۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کل کا دن آنا ہی نہیں چاہیے۔ ہر چندی سے بھی یہی بات طے ہوئی تھی۔ لڑکی آج بھی سفید رنگ کے خوبصورت لباس میں تھی۔ اس کے بے پناہ لمبے بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ بیٹھتی تو یقینی طور پر بالوں کا ایک بڑا گچھا ہاتھ آ جاتا۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک نگاہ اسے دیکھنے کے بعد لڑکی کی جانب متوجہ ہوا، پھر اچانک دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو پورا علاقہ خالی پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مرزا افتخار بیگ ہماری نگرانی نہیں کرتے۔ میں بس یہی چاہتا تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے واپس پلٹا۔ میرے ذہن میں شیطان کل بلا رہا تھا اور میری آنکھیں ہوسناک انداز میں لڑکی کے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھنے چاہے، لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے عقب سے میرے بال پکڑ لیے ہوں۔ پھر مجھے اتنی زور کا جھٹکا دیا گیا کہ میں دھڑ زمین پر گر پڑا، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن ناچنے لگا ہو۔ اتنی زور کا چکر آیا تھا مجھے کہ لگ رہا تھا جیسے میں پھرکنی کی طرح گھوم رہا ہوں۔ مجھے بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سے بلند کر دیا گیا ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو خلا میں محسوس کرتے ہوئے کئی منٹ گزر گئے۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے ہواؤں نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ سنبھلنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ کیفیت چند لمحے رہی اور اس کے بعد میں بلندی سے نیچے گر پڑا۔ گھٹنے میں چوٹ لگی۔ باریک باریک پتھروں کے ٹکڑے ہتھیلیوں میں چبھ گئے۔ قرب و جوار میں گرد پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کئی فٹ بلندی سے گرا تھا اور اس کے اثرات مجھ پر تھے۔ آنکھیں کھولی تو مٹی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ بمشکل تمام قمیض کے دامن سے آنکھیں صاف کی اور قرب و جوار میں دیکھا، لیکن ادھر ادھر دیکھنے سے دماغ کو خوفناک جھٹکا لگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں تاریک کر دیں۔ جو منظر نگاہوں کے سامنے آیا اس پر یقین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کئی لمحات تک جھنجھنائے ہوئے دماغ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد کا ماحول دیکھا۔ یہ تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی اور بدنما اینٹوں سے بنی ہوئی ایک انتہائی بوسیدہ اور وسیع عمارت، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، بڑے بڑے جھروکے، عجیب سے فصیل نما ستون اور جگہ جگہ اینٹوں کے ہیبت ناک ڈھیر، کہیں ٹوٹے ہوئے دروازے تو کہیں محرابیں، کہیں چبوترے جو صاف ستھرے اور کشادہ، اور کہیں صحن نما جگہ۔ دماغ چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کہاں آ گیا میں؟ بڑے خوفناک تصورات ذہن میں ابھر رہے تھے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی عمارت ہے کہاں؟ کچھ اندازہ تو ہو۔ آس پاس کی ٹوٹی دیواریں، جھاڑیاں اور ویران مناظر کے علاوہ یہاں اور کچھ نہیں تھا۔ کچھ لمحے اپنی جگہ متعجب کھڑا رہا اور اس کے بعد اینٹوں سے بنے ہوئے ایک چبوترے کی جانب چل پڑا جس کی سیڑھیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے بلندی پر کھڑے ہو کر صورتحال کا کچھ اندازہ ہو سکے۔
चबूतरे पर पहुंचा और इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वीरान मैदान बिखरे हुए नजर आ रहे थे, जिनमें जगह जगह सुनसान छोटे छोटे दरख्त बिखरे हुए थे। पथरीले चबूतरे के एक गोशे में एक कुआं नजर आया, जिसके किनारे ईंटों से बने हुए थे। वहां पानी का एक डोल रखा हुआ था और रस्सी का बहुत बड़ा लच्छा नजर आ रहा था, जिससे अंदाजा होता था कि कुआं बहुत गहरा है। अभी कुएं की जानिब मुतवज्जा ही था कि कदमों की आहटें सुनाई दी और सिमत का अंदाजा करके दहशत ज़दा सा उस तरफ मुड़ गया। एक बड़ा सा दर बना हुआ था, जिसके दूसरी तरफ का माहौल नीम तारीख था। सफेद लिबास में आने वाले 7-8 अफराद थे। उनके टखनों से लेकर शानों तक के सफेद लिबास, सीनों तक बिखरी हुई दाढ़ियां, पता नहीं कौन थे ये लोग। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे सामने पहुंच गए। उनमें से एक ने कहा, अंदर ले चलो इसे, और इसके बाद दूसरे ने करीब पहुंचकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे बढ़ाने लगा। मैंने कोशिश की कि मैं उनसे इस सूरत हाल के बारे में मालूम करूं, लेकिन आवाज़ हलक में फंस कर रह गई। मैंने ज़रा चलने में हीलो हुज्जत की तो उसने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे जोर से झटका दिया। कदम ज़मीन से उखड़ गए। कई फुट ऊंचा उछला था और उसके बाद ज़मीन पर गिर पड़ा। घुटने और कोहनियों में चोटें लगीं और एक लम्हे के अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त जहाँ भी हूँ लोग बड़े खतरनाक हैं। जिस जगह गिरा था वहाँ से उन लोगों ने मुझे उठाया और उसके बाद धकेलते हुए उस बड़े से दर से अंदर दाखिल हो गए। यहाँ छत थी और ये जगह खासी वसी। इसकी दूसरी जानिब एक दरवाज़ा, जिससे रोशनी छन रही थी। ये रोशनी कुदरती थी। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ भी खुली जगह मौजूद है। वो लोग मुझे उस दरवाजे की सिमत ले चले। फिर मैं उस दरवाजे से भी दूसरी तरफ निकल गया। तब मैंने उस खंडर का वो सही और सालम हिस्सा देखा, जो खूबसूरती से बना हुआ था। गालिबन इमारत का बैरूनी हिस्सा टूट फूट कर बर्बाद हो गया था, लेकिन अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त था और यहाँ बड़े बड़े दरवाजे नजर आ रहे थे। कच्ची जमीन थी और उस पर घास उगी हुई। उसी घास से गुजरकर मुझे एक बड़े दरवाजे तक लाया गया और यहाँ दोनों आदमी रुक गए। अलबत्ता उनमें से एक मुझे लिए हुए उसी तरह दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। जहाँ वो पहुंचा वहाँ एक वसी और ईज कमरा था और उसमें बड़ी सी दरी बिछी हुई थी। सामने ही गाँव तकिया लगाए हुए एक उम्र रसीदा शख्स बैठा हुआ था। उसके शानों पर एक चादर पड़ी हुई थी। लिबास ढीला ढाला और सफ़ेद था। लिबास के रंग से हम आहंग दाढ़ी सीने तक फैली हुई, सुर्ख और सफ़ेद चेहरे के साथ बड़ी पुर्रोब शख्सियत का मालिक। उसके दोनों सिमत नीम दायरे की शक्ल में 10-12 अफराद बैठे हुए थे। कुछ लोग फासले पर हटकर बैठे हुए थे। मुझे लाने वाले ने आगे बढ़ने का इशारा किया और उस शख्स ने गर्दन उठाकर मुझे देखा, फिर उंगली से एक सिमत इशारा कर दिया और मुझे एक अलग थलग गोशे में बिठा दिया गया। उस वसी और इस कमरे में और भी दरवाजे थे। एक दरवाजे से चंद अफराद अंदर दाखिल हुए और थोड़े फासले पर बैठ गए। तब उनमें से एक ने कहा, यह बदबख्त खानून की महबूबा को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। खानून की महबूबा? जी, आलिम अली साहब, खानून की महबूबा, जिसका तज़किरा आप तक पहुंचा दिया गया है। मिर्ज़ा शमशाद बेग की पोती है वो। ओह, हमारे दोस्त की पोती? हाँ, और मिर्ज़ा शमशाद बेग को ये बात मालूम है कि खानून हाला से मोहब्बत करता है। अगर हाला के गिर्द हमारी निगाहें ना होती तो ये कमीना शख्स उस बच्ची को दागदार कर देता। ए नाबकार, नापाक इंसान, तेरे जहन में गलाजतों का ये बसेरा कैसे हुआ? इसके बारे में मुझे मालूम है आलिम अली। क्या? बुजुर्ग ने जिसे आलम अली के नाम से मुखातिब किया जा रहा था उस शख्स की तरफ देखकर कहा, यह बदनसीब बुराइयों में डूबा हुआ है। बचपन ही से यह गलत कार्यों का शिकार रहा है और जिंदगी इस पर कुशादा हो गई। लेकिन शैतान का साथी है ये, और शैतान ने इसे अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। शैतान का एक चेला जिसका नाम हरचंदी है और जो काले अलूम का माहिर है और अपने अलूम में मजीद बुराई चाहता है, इसका सरपरस्त बन गया और ये उसकी सरपरस्ती में गुनाहों का बोझ अपने शानों पर उठाए फिर रहा है। इस बदनसीब का सिलसिला शमशाद बेग से भी है और वो शमशाद बेग को यह जख्म पहुंचाना चाहता है। आप बताइए अब इसके साथ क्या सलूक किया जाए? शमशाद बेग को मुकम्मल इतला फराहम कर दो। हम उसके मुजरिम को उसके सामने ही भेजते हैं, वो खुद फैसला करेगा। जो हुक्म आलिम अली। इसके बाद फिजा में एकदम अंधेरा छा गया। यूं लगा जैसे सूरज बुझ गया हो। तेज हवाओं के झक्कड़ ने फिर मुझे सर के बल लापटखा और होशो हवा संभाल कर मैंने जो मंजर देखा वो मेरे लिए बड़ा भयानक था। उस वक्त उस मेहमान खाने के बड़े कमरे में वो लोग मौजूद थे। एक बुजुर्ग शख्सियत जिसके नकूश की बुनियाद पर यह बात कही जा सकती थी कि वही मिर्जा शमशाद बेग हैं। खवातीन के दरमियान में हल्ला जो बिल्कुल होशो हवास में थी। मिर्जा शमशाद बेग ने कड़ी निगाहों से मुझे देखा। इफ्तिखार बेग सामने खड़ा हुआ था। मिर्जा शमशाद बेग कहने लगा, वो बदनसीब कहता कहाँ है जो इंसानियत से कोई वास्ता नहीं रखता, और तू जो कोई भी है वाजिब है कि तुझे संसार कर दिया जाए। बेगैरत, बेहया, बेशरम, तू मुसलमान का बेटा है, कभी तेरे दिल में मजहब का तसव्वुर नहीं जागा। शैतान से इतना करीब हो गया है तू कि अपने दीन को भी भूल गया। तू जानता है
کہ جو تیرا اتالیق ہے ہندو ہے، بلکہ ہندو بھی نہیں، کالے علوم کا پجاری تو لا مذہب ہوتا ہے، اور تو اس لا مذہب کے کہنے پر عصمت ماں بیٹیوں کی عزت لوٹتا پھر رہا ہے۔ ارے کمینے، نابکار، ناہنجار، یہ غلاظت تو کہیں سے بھی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال سکتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچا نے کہ بہو بیٹیوں کی عزت کیا چیز ہوتی ہے؟ جن جن لوگوں کو نے نقصان پہنچایا، کیا وہ تجھے دعا دیں گے؟ لعنت کے مارے، یہاں تو تجھے ناکام کر دیا گیا اور میرے معبود نے میری لاج رکھ لی، لیکن وہ جنہیں برباد کرایا کیسے جی رہے ہوں گے؟ زندگی تنگ کر دی نے ان پر، خدا تجھے تیرے ان گناہوں کی سزا دے۔ میں کچھ نہ بول سکا۔ مرزا افتخار بیگ نے کہا، ابو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو اس نے جو حرکت کی ہے، نہیں بچانے والے ہمیں بچا گئے۔ افتخار بیگ، بہت سارے علاج کراتا رہا ہے تو اپنی بیٹی کے گھر کے بزرگوں کو نظر انداز کر دیا ہے نے، ماضی کو بھول گیا ہے۔ آجا میرے ساتھ، آجا، اسے بھی لیا، فیصلہ کریں گے۔ جب ہمیں معبود حقیقی نے سرخروئی بخشی ہے تو پھر آجا، میں خود بھی تیرے ساتھ رحم کرنا چاہتا ہوں۔ میری اولاد ہے تو، چلو تم لوگ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور اسے لا کر میرے حجرے میں ڈال دو۔ پھر میرے ساتھ یہی عمل کیا گیا، مجھے مرزا شمشاد بیگ کے حجرے میں پہنچا دیا گیا۔ مرزا افتخار بیگ بھی میرے ساتھ تھا، مجھے کچے فرش پر ڈالا گیا اور میرا منہ زمین چاٹ رہا تھا۔ بمشکل تمام میں نے اپنے آپ کو سیدھا کیا۔ مرزا شمشاد نے افتخار بیگ سے کہا، ماضی میں گھر کی بزرگ عورتیں ایسے علاج کیا کرتی تھی جن سے بچے بآسانی پل جاتے تھے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ حال کے لوگوں نے ماضی کے ان افراد کو فراموش کر دیا۔ تو حالہ علاج کے لیے دنیا بھر میں بھاگا پھر رہا ہے۔ مجھ سے کبھی کوئی بات کی نے؟ ابو جی سارے مشورے تو آپ ہی سے کرتا رہتا ہوں۔ دیکھ افتخار، جھوٹ بدترین گناہ ہے۔ حالہ کے سلسلے میں نے مجھ سے اپنی تشویش کا اظہار تو کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو جی آپ یہ بتائیے کہ میں اس کے لیے کیا کروں۔ مجھے حالہ کا مرض بھی معلوم ہے اور اس کا علاج بھی، لیکن شاید تم مجھ سے تعاون نہ کرو۔ نہیں ابو، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تو سن، ایک عجیب سی بات سن۔ پرانی بات ہے، سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے یہ لوگ۔ یہاں سے بہت فاصلے پر ایک قدیم علاقہ ہے۔ ماضی قدیم میں وہاں ایک شہر آباد تھا، طوفانوں نے تباہی مچائی، سمندر اس شہر پر چڑھ دوڑا، شہر تباہ و برباد ہو گیا، کھنڈرات باقی رہ گئے۔ پھر جب انسانوں کا وہاں نام و نشان نہ رہا تو آتشی مخلوق نے وہ شہر آباد کر لیا، اور کھنڈرات ان کے پسندیدہ علاقے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہوا، وہاں ایک آبادی ہو گئی اور آبادی کے ان افراد سے میرا تعلق، یوں سمجھ لے ان لوگوں سے میری دوستی ہو گئی اور میرے اور ان کے درمیان بڑی راہ و رسم جاری ہو گئی۔ وہاں میرا ایک دوست ہے جس کا نام بتانے کی مجھے اجازت نہیں، میرے اس سے رابطے رہے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ وہاں سیر و سیاحت کو گئے کہ خانون نامی ایک نوجوان نے حالہ کو دیکھا، اس سے متاثر ہو گیا اور اس کے بعد سے اب تک وہ دیوانگی کا شکار ہے۔ شریف نفس ہے کہ حالہ کو تنگ نہیں کیا، لیکن اس نے اسے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور حالہ کی جو کیفیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ میں تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں افتخار بیگ، یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا حکم ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے دوست سے اس کا اظہار کر دوں کہ ہم حالہ کو خانون کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی دقت نہ ہوگی تمہیں، فرق صرف اتنا ہوگا کہ انسانوں کی بجائے۔ مرزا شمشاد بیگ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کھنڈرات میں نے جو باتیں سنی تھی یہاں اس کی تصدیق ہو رہی تھی، لیکن میں تو اپنی ہی آگ میں جھلس رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ارد گرد جہنم کے شعلے رقصاں ہوں، آگ لگی ہوئی ہو میرے وجود میں۔ میں جھلس رہا ہوں، جل رہا ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک کیا کیا ہے۔ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کیا کیا تھا میں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، سب کو دکھ دیا۔ آج ان دکھوں کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ لیکن ابو کیا یہ مناسب رہے گا؟ دونوں صورتیں تمہارے سامنے ہیں۔ حالہ کی جو کیفیت ہے وہ تم جانتے ہو، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہو سکتا جس سے تم حالہ کو ٹھیک کر سکو۔ کوشش میں بہت سے دھوکے بھی کھا سکتے ہو تم۔ میں نہ کسی کی وکالت کر رہا ہوں، نہ تمہیں دھمکی دے رہا ہوں۔ وہ میری بچی ہے، میرا خون ہے، اور ہر حالت میں مجھے اس کی صحت اور زندگی درکار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنے حق کو بھی محدود سمجھتا ہوں۔ جاؤ فیصلہ کر لینا، جاؤ، اب اس کے اور میرے درمیان تنہائی ہونے دو۔ اس کا کیس مجھے دیکھنا ہے، مرزا شمشاد بیگ نے کہا۔ افتخار بیگ چند لمحات سوچتا رہا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا۔ تب مرزا شمشاد بیگ کی نظریں میری جانب اٹھیں اور میں بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ شمشاد بیگ نے کہا، کیسے ہوتے ہو تم لوگ؟ جوانی تو سب پر آتی ہے۔ اگر دنیا گناہوں کی طرف مائل ہو جائے تو ہر جوان آدمی برائیوں میں ڈوب جائے، اور پھر جانتے ہو یہ دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ ارے پاگل، نفس کشی، اپنے نفس کو مارنا ہی تو انسانیت کی دلیل ہے۔ کیا کیا تو نے؟ ذرا اپنے ماضی پر غور کر۔ اچانک ہی مجھے اپنے اندر سے ایک طوفان سا ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے گہری نگاہوں سے شمشاد بیگ کو دیکھا اور کہا، دیکھو صورتحال تقریباً تمہارے علم میں آ چکی ہے اور میں نے تمہیں تفصیلات بتا دی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ قصور کس کا ہے، لیکن سچ کہوں مکمل قصور اپنا بھی نہیں مانتا۔
तुम खुद सोचो, इंसान एक मासूम शक्ल में इस दुनिया में आता है, बेबस और दूसरों का मोहताज। उसके रास्ते तो दूसरे ही लोग बनाते हैं। उन्हें माँ बाप का नाम दे लो, सरपरस्तों का नाम दे लो, कोई भी नाम दे लो। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, वो अपनी शख्सियत की तश्कील खुद तो नहीं करते, कोई उन्हें ऐसा बनाता है जैसा वो होते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरी तरबियत में किसने कमी छोड़ी है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मेरे माँ बाप ने ऐसा कौन सा सलूक मेरे साथ किया जिसकी बिना पर मेरी फितरत में ये वहशत पैदा हुई। हाँ, अगर तुम इसके बारे में मुकम्मल दलाइल देकर मुझे कायल कर सकते हो तो मैं कायल हो जाऊंगा। मेरा तो कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर ये नहीं करना चाहते तो मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने गुनाहों का कुफ़ारा अदा कर सकूं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर जहन में रख लो कि बच गया और तुमने मुझे छोड़ दिया तो वही सब कुछ करूंगा जो करता रहा हूँ। मैं मिर्जा शमशाद बेग का चेहरा देख रहा था। उस चेहरे पर हैरत के नकूश थे। बूढ़ा आदमी परेशान हो गया। देर तक वह परेशानी के आलम में मुझे देखता रहा। फिर उसने कहा, तूने बेशक मेरे घर पर डाका डालने की कोशिश की और वो शैतान तेरे जरिए मेरे घर में अपने कदम गाड़ रहा था। जो कुछ तू कर चुका है ना मैं उसकी तफसील पूछूंगा और ना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मेरे इल्म में है कि हरचंदी ने तुझे नेकियों के रास्ते नहीं दिखाए होंगे। मैं खुद तेरे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। मुझे किसी से मदद लेना होगी, यकीनी तौर पर मुझे किसी से मदद लेना होगी। मिर्जा शमशाद बेग कुछ लम्हे सोचता रहा। फिर वो अपनी जगह से उठा, एक गोशे में पहुंचा और वहां से उसने एक मोटा कंबल उठाया। फिर कहने लगा, तू कहता है कि तू मुझसे ताबून करेगा? हाँ, उस वक्त तक जब तक ये इंसान मेरे दिल में जागता रहेगा। इसे सोने ना देना। शमशाद बेग ने वो कंबल खोलकर मेरे सर पर डाल दिया। ये क्या कर रहे हो? कुछ पूछना मना है। शमशाद बेग की आवाज उभरी। कंबल सर पर पड़ा तो आंखों में तारीकी छा गई, कुछ नजर ना आया। ऐसा कुछ लम्हों के लिए हुआ। उसके बाद कंबल हटा दिया गया और ये कंबल मिर्जा शमशाद बेग ही ने हटाया। मैंने ताज्जुब से मिर्जा शमशाद बेग को देखा, लेकिन उसके अकब में देखकर मैं चौंक पड़ा। मिर्जा शमशाद बेग के कमरे में अकबी हिस्से में, यानी जिस सिमत मेरे चेहरे का रुख था, एक खिड़की नजर आई। उस खिड़की के दूसरी तरफ एक शादाब दरख्त झूलता नजर आ रहा था जिसमें सुरख फूल लगे हुए थे। लेकिन उस वक्त मेरे सामने एक संगी दीवार थी जिसका रंग काला स्याह था और अतराफ में भी अंधेरे भटक रहे थे। एक अजीब सा माहौल था। मैंने घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे एहसास हुआ कि इस माहौल को मैं पहले भी देख चुका हूँ। इसके बाद मैंने उस जगह को पहचान लिया। ये वही जगह थी जहाँ मुझे पहले भी लाया जा चुका था और यहाँ एक और शख्स आलिम अली से मुलाकात हुई। मैंने हैरत से शमशाद बेग को देखा और कहा, ये खामोशी इख्तियार करो। मिर्जा शमशाद बेग ने एक बुजुर्ग की मानंद मुझसे कहा और ना जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं खामोश हो जाऊं। फिर कुछ लम्हों के बाद एक संगी दीवार के हिस्से में मध्यम सी रोशनी हुई और मैं फटी फटी आंखों से उस रोशनी को देखने लगा। यूं लगा जैसे संगी दीवार पत्थरों की ना हो बल्कि कागज की हो और रोशनी उसके अकब से फूट रही थी। फिर मेरी आंखों के सामने हैरानकुन मनाजिर आने लगे। दीवार के पीछे कुछ लोग नमूदार हुए। उनके हाथों में मशालें थीं। ये चारों तरफ बिखर गए और उन्होंने उस अजीबोगरीब जगह दीवारों में मशालें नस्ब करना शुरू कर दी। वो जगह जो कुछ देर पहले तारीक थी रोशन हो गई। मशालों के लरसते हुए शोले अपनी पिलाहटों के साथ उस तारीक माहौल में एक भयानक मंजर पेश कर रहे थे और उसी दीवार के पीछे से वह सफेद दाढ़ी वाला शख्स नमूदार हुआ जिसे आलिम अली कहकर पुकारा गया। उसके साथ साथ लंबे लंबे चौगे पहने हुए कुछ और बारिश अफराद थे जो बड़ी खामोशी से गर्दन झुकाए दोनों सिमत मुंतशिर हो गए। आलिम अली आगे बढ़ा। दो अफराद ने एक चटाई बिछा दी और आलिम अली उस पर बैठ गया तो कहा, आओ शमशाद बेग, हमारे पास बैठो। आलिम अली, मैं बहुत परेशान हूँ। अंदाजा हो रहा है, मुझे बताओ क्या बात है। जिस मुश्किल का मैं शिकार हो गया हूँ आलिम अली, तुम उससे नावाकिफ नहीं होगे। अगर नावाकिफ हो तो तुम्हें बताए दे रहा हूँ। यह शख्स शैतानों के जाल में फंस गया है और खुद इस कदर शैतानी अमल कर चुका है कि अब इसकी असला मेरे बस की बात नहीं। बुराई के उन रास्तों पर चलना इसका अपना कसूर नहीं है। इल्जाम तो लगाता है ये। और आलिम अली, जब एक मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाता है तो वो अपनी सफाई के लिए कुछ ना कुछ कहता ही है। इसका जुर्म अजीब है। क्या मैं तुम्हें इसके जुराइम की फहरिस्त पेश करूं? नहीं, इसके तमाम जुराइम इसके चेहरे पर तहरीर है और इसका चेहरा देखने से ये अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह गुनाह करता रहा है। मुझे इस बारे में कुछ ना बताओ, बस ये बताओ कि मैं क्या करूं। आलिम अली, देखो, ये एक इंसान है और एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ। इसके कान में अजान दी गई। ये अलग बात है कि वक्त की धूल ने इसके वजूद से कुछ अल्फाज मिटा दिए, लेकिन अगर गहरी निगाह से देखो तो ये अल्फाज मिटे नहीं बल्कि धुंधला गई हैं। अगर हम उन अल्फाज को नुमाया कर दें तो क्या ये अच्छा काम नहीं होगा? एक इंसान की मदद होगी। आलिम अली, तुम जानते हो कि जिंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आई मैं उसका हल दरियाफ्त करने के लिए सीधा तुम्हारे पास आ गया। तो मेरी मदद करो। शमशाद बेग खामोश हो गया। आलिम अली ने कहा, गोया शमशाद बेग, तुम ये चाहते हो कि ये अपने गुनाहों का कुफ्फारा करके पाक साफ बन जाए? हाँ, यही चाहता हूँ मैं। अफसोस, बचपन से जवानी की उम्र तक इसने जिस तरह इंसानों को जख्म लगाए हैं
जिस तरह इसने एतबाद के महल चकनाचूर किए, जिस तरह इसने नेक लोगों को मौत के दलदल में पहुंचा दिया, वो बहुत है। अगर एक दो गुनाह होते या एक दो ऐसे अमल होते तो शायद इसकी उम्र इसका साथ देती। तुम क्या समझते हो, इस उम्र का जिसने कितने गुनाह किए हैं कि आने वाले कुछ लम्हात उनका कुफारा बन सकते हैं। आलिम अली, मैं तुमसे मशवरा भी चाहता हूँ और मदद भी। हम अपने तौर पर कोशिश तो करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। असल में तुम्हें एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूँ मैं। क्या? आलिम अली ने पूछा। बहुत पहले की बात है, बाबा रहमान को तो तुम जानते ही होगे। हाँ, उस बुजुर्ग हस्ती को भला कौन भूल सकता है। बाबा रहमान का मुकाबला एक काले इल्म के माहिर से हो गया। उसका नाम हरचंदी था। बाबा रहमान ने हरचंदी के बारे में ये मालूमात हासिल कर ली कि वो काला नगर बनाना चाहता है। काला नगर एक ऐसी आबादी है जहाँ शैतान की हुकूमत हो, जहाँ से दुनिया की हर बुराई नमूदार होकर इंसानों के दरमियान फैल जाए, जहाँ इंसानों को काला इल्म सिखाया जाए। बाबा रहमान को इस बारे में इल्म हुआ तो उसने हम सबको जमा किया जो उनके खास कारिंदे थे, और इसके बाद हम सब ने मिलकर हरचंदी के खिलाफ काम किया और उसे जिस्मानी तौर पर माजूर कर दिया। हम उसका काला इल्म उससे नहीं छीन सके, लेकिन वो अपने माजूर बदन को ठीक नहीं कर सका। हरचंदी को बस ये कहकर छोड़ दिया गया कि ये उसके लिए काफ़ी है और बेहतर होगा कि वो हमें दूसरे अमल के लिए मजबूर न करे। काले जादू का माहिर उस वक्त तो शिकस्त खाकर चला गया, लेकिन इसके बाद उसने अपने गुनाहों की कुव्वतें बढ़ाई। उसने शैतान से मदद तलब की और अपने इल्म को पहले से लाखों गुना बढ़ाकर हम लोगों से इंतकाम लेने चल पड़ा। मगर अपने जिस्म की माजूरी को वो कभी दूर नहीं कर सका। हाँ, उसने जो मंसूबा गढ़ा वो बहुत खौफनाक था। उसने इस बेवकूफ़ लड़के को ताक लिया और इसे अपना अल्लाहकार बनाकर आगे बढ़ाया। ये चूंकि पहले ही एक भटका हुआ नौजवान था, इसलिए उसके जाल में आसानी से फंस गया और बदबख्त हरचंदी इसके जरिए अपना काम करने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये खुद बदनजर ना होता तो शायद हरचंदी को अपने काम में इतनी आसानी ना होती, लेकिन ये बदबख्त खुद भी भटका हुआ नौजवान था। चुनाचे हरचंदी इसके जरिए कामयाबियां हासिल करता चला गया, यहाँ तक कि उस बेगैरत ने इसे मेरे घर में तबाही मचाने के लिए भेज दिया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात काम आ गए। आलिम अली, देखो मैं खुद भी इसे कोई मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन तुमसे हर मामले में मशवरा करता हूँ। इस वक्त भी तुम एक सही मशवरा देना। इसके किए हुए जुराइम की फहरिस्त मालूम है तुम्हें? मैं वही बता रहा था, जितने गुनाह इसने किए हैं उतने ही गुनाहों का कुफारा इसे अदा करना होगा और उसके बाद उतनी नेकियां करनी होंगी जितनी इस पर फर्ज हैं। अगर ये इन दोनों इम्तिहानात से गुजर जाता है तो इसके लिए बेहतरी का सामान पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई और बात तुम्हारे जहन में हो तो मेरे लायक जो भी खिदमत होगी मैं उसे सर अंजाम दूंगा। आलिम अली ने कहा। ठीक है। शमशाद बेग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या कहता है? देखो, जिस शख्स को अपनी जिंदगी से ही कोई दिलचस्पी ना हो, जिसे सिर्फ एक रास्ता दरकार होता है, वह मौत तक जाता हो या जिंदगी की तरफ, अगर उसके दिल में बुराइयों से बचने का तसव्वुर पैदा होता है तो ये तुम पर फर्ज है कि तुम उसे रास्ता दिखाओ। मुझसे एक मुहासिब की तरह सवाल ना करो। मैं इम्तिहान नहीं दे रहा, जिंदगी दे रहा हूँ। तुम, ये या और कोई जिसका दिल चाहे मुझसे जिंदगी ले सकता है। उफ कर जाऊं तो जो दिल चाहे करना। जिंदा आग में जला दो, पानी के समुंदर में डबो दो, जो दिल चाहे करो, ऐतराज नहीं करूंगा। और क्या कहूँ तुझसे? वाह भाई, इसके तेवर तो बड़े ही खतरनाक हैं। क्या ख्याल है शमशाद बेग? आलिम अली ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इसकी तरबियत ही ऐसी हुई है। तो फिर ऐसा करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। देख लड़के, बुराई बुराई होती है और नेकी नेकी। बहुत बुरे माल हैं तेरे। अगर तेरा दिल चाहे तो उनका खात्मा कर दे, तेरे ही हक में बेहतर रहेगा। बाकी देख, बुराइयों का नतीजा तो बुराई ही होती है। हम तुझे सजा नहीं देंगे, कोई और देगा, वक्त देगा। सजा तो बेटा मिलती है। बेहतर है कि अच्छे रास्ते अपनाकर एक नई जिंदगी का मजा चख। यही मैं करना चाहता हूँ, जैसा कि मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, बल्कि मिर्जा शमशाद बेग को बता चुका हूँ कि माजी में भी अदम तवज्जो का शिकार रहा। अपने सामने जो भी रास्ते आए उन पर चल पड़ा। ये रास्ते अगर बेहतरी की तरफ जाते तो शायद मेरा रुख भी उसी तरफ होता। ये सब कुछ हुआ है तो यही सही। तो मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग? मेरा फैसला करो, मैं नहीं करूँगा। भाई मान गए? चलो ठीक है, ऐसा करो शमशाद बेग, तुम इसे ले जाओ, बाहर छोड़ दो। यूं करेंगे, कहीं कोई मुश्किल मरहला दरपेश हुआ इसे तो जरा इसका साथ दे देंगे, किसी को भेज देंगे। चलो ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम कहाँ भटकते फिरोगे, मैं ये काम कर लूंगा। लड़के, तुझे इतना करना होगा कि नेकी और बदी की खुद तमीज करना। जहां भी किसी की बेहतरी का कोई सामान हुआ उस पर आगे बढ़ना, उससे गुरेज ना करना। हमारी कुव्वतें तेरा साथ देंगी, इसके लिए तुझे सहारे भी मिलेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना? ये समझ ले कि तेरे आगे की जिंदगी का लाहे अमल है ये। अगर तू इस पर अमल करना चाहे, बोल, इकरार कर, ऐसा करेगा? हाँ तो फिर ठीक है। शमशाद बेग, जाने दो इसे। जा, बाहर निकल जा। यहाँ गैरों को बहुत ज्यादा अरसे तक नहीं रखा जाता। 100 जुबानें होती हैं, 100 मशवरे होते हैं। शमशाद बेग को याद रखना,
हमेशा इन्होंने अपने दुश्मन को मुआफ किया है, वरना कम नहीं है ये किसी से। चलकर अपना काम कर। इस अंदाज में कहा गया मुझसे कि मैंने फौरन ही बाहर की जानिब रुख किया। कोई 100 कदम आगे बढ़ा हूंगा, पलट कर देखा तो कुछ नहीं था। एक वीराना, एक सहरा, जगह जगह उभरी हुई चट्टानें जिन पर झाड़ियां उगी हुई थीं।